हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लाइट चैप्टर का पार्ट 2 जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो आइए समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है बच्चे? चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो होता है फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट बेंड करती है, इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है? ये होता है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है जिसकी वजह से ये फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितने तरीके के मीडियम होते हैं और मीडियम से क्या फर्क पड़ता है एक रिफ्रैक्शन के ऊपर, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों दो टाइप के मीडियम होते हैं आपके पास। एक मीडियम होता है बच्चे रेयरर। जब भी आप किसी चीज को कंपेयर करोगे तो कोई ना कोई तो पेयर में क्या मिलेगी? एक आपको हल्की और एक भारी मिलेगी। तो रेयरर और डेंसर दो तरीके के आपके मीडियम्स होते हैं। अब यहाँ पर रेयरर का मतलब क्या है? बेसिकली आप समझ सकते हो जो दोनों में से मीडियम हल्का है उस मीडियम को हम रेयरर कह सकते हैं, और जो मीडियम भारी है या हैवी है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं लूं, आपके पास पेयर है एयर वाटर का पेयर है या एयर ग्लास का पेयर है। ठीक है, एयर ग्लास के पेयर में आप सब जानते हो कि एयर जो है वो हल्की होती है, लाइट होती है एज कंपेयर टू ग्लास, और ये हो गया आपका ग्लास थोड़ा भारी। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो मैं क्या कह सकती हूँ? एयर इज रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज योर डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर आप एयर को मानोगे और यहाँ पर डेंसर मीडियम में आप किसको मानोगे? यहाँ पर ग्लास को मानोगे। ठीक है बच्चे, दो तरीके के मीडियम्स होते हैं, एक रेयरर होता है एक डेंसर होता है। अब मीडियम के बेस पर लाइट जो है वो बेंड करती है। तो यहाँ पर समझना कि मीडियम के बेस पर लाइट कैसे बेंड करती है। अब अगर आपका मीडियम रेयरर टू डेंसर है, आपकी जो लाइट जा रही है वो जा रही है रेयरर टू डेंसर की तरफ। ठीक है, हल्के से भारी मीडियम में जा रही है, तो जो लाइट है ना बच्चों वो क्या करेगी? तो रेयरर से डेंसर के केस में लाइट जो है वो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। जो लाइट है वो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड करेगी। ठीक है बच्चे, और अगर आपका मीडियम है डेंसर टू रेयरर, अगर आपका मीडियम है डेंसर से रेयरर की तरफ, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ अगर आपकी लाइट जा रही है, तो इस केस में आपके साथ क्या होगा? इस केस में आपकी जो लाइट है वो क्या करेगी बच्चों? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस केस में ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। कहना क्या चाहते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर मीडियम है। ठीक, ये है आपका मेन इंटरफेस जिसपे दो मीडियम डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज मीडियम 1, ठीक है, दिस इज मीडियम 2, और मैं कह रही हूँ ये वाला मीडियम है मेरे लिए रेयरर और नीचे वाला मीडियम है मेरे लिए डेंसर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये रेयरर है और ये डेंसर है। अब मैं आपसे कह रही हूँ एक स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, सॉरी, एक रे ऑफ लाइट आ रही है। अब आप सब जानते हो जहां पर भी इंसिडेंट रे गिरती है, इंसिडेंट रे जहां पर भी फॉल करती है सरफेस पे, उसी के परपेंडिकुलर होता है क्या बच्चे? उसी के परपेंडिकुलर होता है आपका नॉर्मल। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे गिर रही है। अब ये जा रही है रेयरर से डेंसर। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? रेयरर से डेंसर जब लाइट जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है। तो ये क्या करेगी? ये जानी चाहिए थी कैसे बच्चे? ऐसे। ठीक है, लेकिन ये करेगी क्या? ये आपकी जो है ना ये बेंड हो जाएगी। किस तरफ? आप देखेंगे कि ये जो रे है ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब रेयरर से डेंसर जाएंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। अब यही चीज अगर मैं उल्टा देखूं तो उल्टा करके देखेंगे इसको। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं ये वाली रे कौन सी है? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। क्या है बच्चे ये? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और फिनोमिना क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है। अगर यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये मीडियम ऐसे था, ठीक है, यहाँ पर अगर इस मीडियम को देखूं, ऊपर वाले मीडियम को अगर मैं इस बार डेंसर और नीचे वाले को रेयरर मान लूं,
और ओब्लिकली किसी एंगल पे आपकी लाइट आ रही है लाइक दिस, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पे क्या बनेगा, यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे आपकी आई है, ये रिफ्रैक्टेड रे को किस तरफ लेकर जाएगी, टेंसर से रेयर में आप पढ़ते हो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जानी चाहिए। ये नॉर्मल से दूर कैसे जाएगी बच्चों, देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर ये रे जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, लेकिन ये चली जाती है ऐसे, नॉर्मल से दूर हो गई। तो ये होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। मीडियम पे डिपेंड करता है कि जिस मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है वो रेयरर है या डेंसर। अब आते हैं जरा हम अपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे, यहाँ पर पढ़िए, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, जहां पर दो मीडियम मिल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के अंदर भी यही था, अब रिफ्रैक्शन के अंदर भी यही है, बस यहाँ पर रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन हुआ है तो रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है, ठीक है। सेकेंड वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है इसको समझ लेते हैं जरा मैथमेटिकली कि इसने कहा क्या हमसे। इसने बोला रेशियो है किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या आता है बच्चे, ये कह रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मिल रहा है मुझे कि यहाँ पर जो एंगल है ये देख सकते हो आप, ये वाला एंगल है इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल, ये दोनों का रेशो जो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, ये कह रहा है हमारा सेकंड लॉ। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है, ये कब आता है यहाँ पर ऐड कर लेना, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, और अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, एक फिक्स मीडियम के लिए ही हमेशा कांस्टेंट आएगा। ऐसा नहीं है आपने एयर और ग्लास का निकाला तो एयर और वाटर का भी वही आएगा, एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है बच्चे। ये हो गया। इसी लॉ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसी लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स ने इसको प्रूव किया था, इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस भी हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से होता कैसे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि ये क्या है, एक ग्लास का स्लैब ले लिया, ठीक है, इसको नाम देना दो नहीं देना मत दो। अब यहाँ पर एक रे गिर रही है, इस रे को मैं क्या बोलूंगी, ये दिस इज इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है। अब ये इंटरफेस पे जहां गिर रही है, बाहर मीडियम है आपके पास एयर, ठीक है, और ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। तो ये क्या है, अंदर मीडियम है आपके पास ग्लास, फिर इसके बाहर आपके पास मीडियम है यहाँ पर एयर। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब आप सब जानते हो कि ग्लास जो है वो डेंसर होता है देन एयर, तो दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस इंटरफेस पे ये गिरी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या ड्रॉ कर सकती हूँ बच्चे, दिस इज नॉर्मल, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज नॉर्मल, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये जो बना इसके बीच में, दिस इज इंसिडेंट एंगल, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप मुझे बताओ पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ के कि क्या होना चाहिए, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब मैं मानूं तो ये जानी कैसे चाहिए थी बच्चों, ये जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधी, अगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता, लेकिन यहाँ पर मीडियम्स क्या हो गए, चेंज हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट जो है ये बेंड करेगी कहाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी बेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिफ्रैक्शन, और ये क्या है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, व्हाट इज दिस, रिफ्रैक्टेड रे, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या होगा, अब ये एक इंटरफेस बन गया है, अब ये एक इंटरफेस है जहां पर ये गिरी, यहां से भी एक नॉर्मल बना होगा, दिस इज n2, दिस इज n1, ठीक है। अब यहाँ पर बनने वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
और ये वाला एंगल भी आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हुआ आर। अब आप ना इस वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना समझ के समझो कि इसको आप क्या कह सकते हो। अगर मैं इस वाले इंटरफेस की बात करती हूँ, ये जैसे कि आप इसको नाम दे सकते हो पी क्यू आर एस। अगर आप बात करो पी क्यू के लिए, तो पी क्यू के लिए ये थी इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, तो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल। लेकिन अगर मैं इस वाले इंटरफेस एस आर की बात करूं या आर एस की बात करूं, तो यहां पर ये रे इस पे तो इंसिडेंट हुई है ना, तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, I2 मान सकते हैं कि नहीं। तो ये वाला एंगल I2 भी मान सकते हैं हम, सेकेंड इंसिडेंट एंगल भी मान सकते हैं, ठीक है जो कि एस आर इंटरफेस पे है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर है ग्लास, नीचे है एयर, ऊपर है डेंसर मीडियम, नीचे है रेयरर मीडियम, तो क्या होगा, लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब यहाँ पर क्या होगी, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाहर निकल गई, बाहर निकलने वाली रे को अब हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं, अब ये रे कहलाएगी इमर्जेंट रे। इसको हम कहेंगे बच्चों इमर्जेंट रे, ये है आपकी इमर्जेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये बनेगा एंगल ई, जिसे कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इसमें आपको क्या मिला, यहां से जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है ये। अब आप देख सकते हो ये वाली रे और ये वाली रे, जो इंसिडेंट रे आनी चाहिए थी और जो निकल कर बाहर आ रही है इमर्जेंट रे, ये दोनों आपस में क्या है बच्चे, पैरेलल है। और इनके बीच के डिस्टेंस को, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट भी कह देते हैं। तो दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो ये होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और हम यहां से क्या कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इंसिडेंट रे पहले वाली, दिस इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां से ये देखने को हमें यहाँ पर मिल जाता है, ये प्रूफ करने को यहाँ पर आ सकता है। तो आपने ग्लास स्लैब के डायग्राम को अच्छे से करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ना बच्चे, ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहा जाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिनोट करा जाता है एन से, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये एक रेशियो है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी उसका रेशियो है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी यहाँ पर, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो कॉन्सेप्ट में आप निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको स्पीड के साथ इसका रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अब आपने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। यही तो बेसिकली आपको क्या दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं ये मानूं तो यहाँ पर आई और आर से भी आप पता लगा सकते हो कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो अगर मैं यहाँ पीछे देखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल आई जो है, एंगल आई और एंगल आर, यहाँ पर एंगल आई बड़ा है एंगल आर से, ठीक है। और अगर मैं इस वाले केस में देखूं तो यहाँ पर एंगल आई छोटा है एंगल आर से। तो इस केस में अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो ग्रेटर देन 1 आएगी या लेस देन 1 आएगी। तो खुद सोच के देखो कि यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर, क्योंकि आई कहाँ आता है, साइन आई और अपॉन में साइन आर, ठीक है, ये आता है आपका n के बराबर। तो यहाँ पर i न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इस केस में n की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ये एमसीक्यू में आपकी हेल्प करेगा, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इस केस में आपकी वैल्यू जो हो जाती है वो n की वैल्यू हो जाती है लेस देन 1। यहाँ पर आपकी जो n की वैल्यू आती है वो आती है लेस देन 1। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इक्वल टू 1 कब आती है,
जब आपका एंगल बना ही नहीं, मान लीजिए कि ये था इंटरफेस और लाइट बिल्कुल नॉर्मल पे आकर गिर गई, जब n की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाती है, जब I और R सब कुछ बराबर हो जाता है, इस केस में रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नॉर्मल पे जब इंसिडेंट हो जाती है रे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो मीडियम का दो तरीके से निकलता है। अब यहाँ पर दो तरीके की रेशोज देखने को मिलती है, एक तो स्पीड ऑफ लाइट में और एक रेशो आपको देखने को मिलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में। आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए होंगे तब कैसे निकालोगे, और अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट दी होगी तब कैसे निकालोगे। तो पहले स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन पढ़ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या अब सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी स्पीड ऑफ लाइट होगी उतना ही मीडियम हल्का होता चला जाएगा, उतना ही n की वैल्यू कम होती चली जाएगी, लेस डेंस होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मान लो लाइट ट्रेवल कर ली है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट ट्रैवल कर रही है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट को पहले आपको चेंज करना होता है। तो इस केस में कैसे स्टेटमेंट चेंज की जाती है, लाइट जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। ठीक है ना सॉरी, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू के टर्म्स में निकालना होगा पहले आपको। तो यहां पर निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इस स्टेटमेंट को कैसे चेंज कर सकते हो आप, तो यहां लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको ऐसे चेंज करते हैं कि जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आता है जिससे जा रही है उसकी रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का 1 की रिस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हो, देखो यहां पर अगर आपको दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, और N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अलग दिया हुआ है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अलग दिया हुआ है, N1 N2 इसकी वैल्यू दी है। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, जिसका निकाल रहे हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रख के जिसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उससे डिवाइड कर दो। सिंपल तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू दी हुई है और अगर आपको ये वैल्यूज नहीं दी तब आप कैसे निकालते हो, स्पीड ऑफ लाइट के रेशो से। मान लो मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है। ठीक, इस केस में आप क्या करोगे, अब आप जानते हो कि ये होता है N1 अपॉन में N2 और मैं जानती हूं N जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, N1 क्या हो गया, N1 की वैल्यू कितनी हो सकती है, N1 की वैल्यू होगी 1 अपॉन V1, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर मैं पुट करती हूँ तो मैं क्या लेती हूँ, N12 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू होगी 1 अपॉन V1 और N2 की वैल्यू होगी 1 अपॉन V2। तो यहाँ से क्या होगा, दिस टर्म विल गो अप। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन के आएगा N12। तो ये किसका स्पीड की रेशो में अगर निकालोगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर बनेगा आपका V2 अपॉन में V1। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर हो जाता है रेसिप्रोकल। क्यों हो गया ये रेसिप्रोकल, क्यों हो गया, 1 का 2 से निकाल रहे थे और यहाँ 2 और 1 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवर्स रिलेशन में होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए होते हैं तो हम डायरेक्ट जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं। जबकि स्पीड ऑफ लाइट में ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में होते हैं। समझ में आया, एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि लाइट जो है, लाइट, या फिर आपको बोल दूं कि कैलकुलेट
कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट लिखकर दे रही हूं तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाइट जा रही है ग्लास से वाटर के अंदर। कहाँ जा रही है? ग्लास से वाटर के अंदर जा रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या निकल के आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप वैसे डालोगे फॉर्मूला तो NW/NG बैठेगा, ठीक है। और अगर आपने रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट निकालना है तो NWG क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, अब वाटर का नीचे आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय ऊपर क्या आ जाएगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हो जाता है रेसिप्रोकेट। समझ में आ गया? पीछे वाले टॉपिक से अच्छे से आपको समझ में आ गया ये चीज? ये देखो, जिस मीडियम में जाता है उसका निकल के आता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं? वाटर का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास से वाटर में लाइट गई है तो यहाँ पर ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं बच्चों? स्फेरिकल लेंस आपके दो टाइप के लेंसेज हैं यहाँ पर भी, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब पहचानोगे कैसे? जिसका बल्जिंग आउट सरफेस होगा तो वो होगा आपका बल्जिंग आउट सरफेस, स्पेलिंग मिस्टेक, बल्जिंग आउट सरफेस जो बाहर की तरफ निकला होगा उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जो इनवर्ड्स जा रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है इसका बाहर की तरफ होगा, इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस अंदर की तरफ होगा, उसको हम कॉनकेव कहते हैं। अब इस केस में यहाँ पर पढ़ना है हमें दूसरी चीज कि कॉन्वेक्स का नेचर कैसा होता है। कॉन्वेक्स जो होता है बच्चे, ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ये उल्टा हो जाता है लेंस और मिरर में ना, दिस इज कन्वर्जिंग इन नेचर। और ये कैसा है कॉन्वेक्स? इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। ये लाइट को फैलाने का काम करता है, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस बोल सकते हो और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये लाइट को फैलाने का काम करता है, एक लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है, ओके। नेक्स्ट, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के रूल कैसे होंगे? अब हमने जैसे मिरर के रूल्स पढ़े थे, यहाँ पर हमें लेंस के रूल्स भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर पहला रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट दैट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after refraction। तो अगर कोई भी रे सॉरी, यहाँ पर होता है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आपका फोकस, अब यहाँ पर दो फोकस है क्योंकि दो सरफेस है, आधा इधर और आधा इधर, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ होता है, दो होते हैं, ठीक है। तो ये रूल देखें तो यहाँ पे इसके सेंटर में दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इधर होता है आपका F2, इधर हो गया आपका F1, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के इसको बोला जाता है 2F1 और इसको बोला जाता है 2F2, या फिर आप इसको C2 और C1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अपर्चर PQ। चलिए, अब यहाँ पर सारे डिस्टेंसेस वहां पोल से करते थे, यहाँ पर सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से हम नापने वाले हैं, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल कह रहा है इफ अ रे ऑफ लाइट दैट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गो थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, इससे अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। आई बात समझ में? अब सेकंड रूल क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस डजंट बेंड आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, अगर कोई भी रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे गिरती है तो ये जहां गई तो गई, वापस नहीं आने वाली। भाई एक्स की तरह है, एक बार गई तो गई, लौट कर नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये गई तो गई, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से अपने पाथ को रिट्रेस भी नहीं करेगी जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। ये तो एक बार गई तो गई, वापस नहीं आएगी।
ऑप्टिकल सेंटर लेंस डज नॉट बेंड, बेसिकली यहाँ पर आई और आर बराबर हो गया तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखेगा ही नहीं। आई बात समझ में। थर्ड पढ़ लेते हैं, द रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द फोकस। अब यहाँ पर उल्टा बोल रहे हैं ये, अगर ये फोकस से गई, अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी बच्चे, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या बोला, अ रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द फोकस, द लेंस बिकम्स फोकस ऑफ द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई इमेज होगी तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी बच्चे वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। तो अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस के केस में बड़ी इमेजेस बनानी है तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। बेसिकली ये तीन तो रूल है, ये तो फिर भी आगे पढ़ेंगे हम इमेजेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने पिक्चर्स लगाई हैं जिसमें आप देख सकते हो इमेज फॉर्मेशन। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर पहली इमेज, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट आपका होता है इंफिनिटी पे, तो इमेज के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो पैरेलल 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 रेज आ रही है तो सारी कहाँ कन्वर्ज हो रही है, फोकस पे। तो इस केस में इमेज कहाँ बनती है बच्चे, फोकस पे इमेज बनती है, एट फोकस। इमेज बनी कैसी बच्चों, इमेज बनी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनती है पहले केस में, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, बहुत ही छोटी इमेज यहाँ पर बनी है। ठीक, और नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस से बनी है तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है। ठीक है बच्चे, अब ये दोनों चीजें तो सेम चली आ रही है। ठीक, अब सिर्फ इमेज की पोजीशन बदलती जाएगी। सेकंड केस में अगर आप देखो तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, यहां से पहली रे गई, पैरेलल गई तो क्या हुई बच्चे, फोकस से पास हुई। फोकस से पास होने के बाद अब दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, देखो यहाँ पर एरो चेंज नहीं हुआ, देखो जाने का एरो है, यहाँ पर भी जाने का एरो, वापस नहीं आएगा क्योंकि लाइट गई तो गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। तो इन्होंने मीट कहाँ किया, इनकी मीटिंग हुई यहाँ पर। आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों रेज ने आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट किया है और यहीं पर हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा एरो बनता है तो इमेज बनी उल्टी। ठीक है, तो इस केस में आपकी इमेज कहाँ बनी, इमेज फॉर्म हुई आपकी बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, C एंड F भी बोल सकते हो आप, C2F2 के बीच में बनी यहाँ पर इमेज। और बनी कैसी बच्चों, थोड़ी सी अभी भी छोटी ही है इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी इमेज कैसी बनी, अभी डिमिनिश्ड बनी, और वही बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी यहाँ पर भी आपकी। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाइए थर्ड वाली इमेज पर। यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ चुका है, अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फर्स्ट C1 के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम पैरेलल गई तो फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो गई। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपका थर्ड केस। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इमेज भी सेंटर पे बनती है और आपका ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे और आपकी इमेज भी सेंटर पर ही बनती है। बट यहाँ पर दो सरफेसेस है, तो एक इस साइड ऑब्जेक्ट होता है और इस तरफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, जबकि मिरर में एक के नीचे एक बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इमेज है ये इक्वी डिस्टेंस बनती है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि आपका जो U होता है वो B के बराबर होता है इस केस में। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर इमेज के बारे में पढ़े थर्ड वाले केस में, तो क्या क्या बना, इमेज बनी आपकी एट C2। ठीक है, और यहाँ पर आपकी इमेज का नेचर कैसा है बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है यहाँ पर भी। और आपका जो वो साइज है वो कैसा बना है, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बना है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका थर्ड केस। अब आ जाओ अपने फोर्थ वाले केस पे। तो फोर्थ वाले केस में क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो आ गया आप C और F के बीच में आ चुका है। दिस इज C1, दिस इज F1, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। पहली रे पैरेलल तो फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर ये मीट कर रही है बियॉन्ड C2। तो यहाँ पर आपकी इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड C2। ठीक है, दो ही रूल यूज हुए हैं अब तक। पहला वाला रूल
पैरेलल है तो फोकस से, दूसरा वाला रूल ऑप्टिकल सेंटर से गई तो गई। ठीक है, इसमें भी कैसी बनी बच्चों इमेज, तो वही बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड आपकी इमेज बनी है और इसका साइज कैसा है बच्चों, एनलार्ज है, साइज बड़ा हो गया है, एनलार्ज्ड साइज हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से देख सकते हो ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज बहुत इससे तो बड़ी बनी है काफी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका है केस, जब आपका ऑब्जेक्ट, फिफ्थ केस कहाँ पे आ गया, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच चुका है, फोकस पे पहुंच चुका है। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, पहली रे पैरेलल, पैरेलल तो फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दीज आर पैरेलल, पैरेलल रेज हम मानते हैं कि पैरेलल जो है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पोजीशन पर जाकर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि इमेज आपकी कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पे बनी है। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, नेचर वही रहेगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर रहेगा। ठीक है, और साइज कैसा होगा, एनलार्ज, काफी बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ लास्ट वाले केस पे, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, दिस इज द सिक्स्थ केस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कहाँ आ चुका है, वो आ चुका है ऑप्टिकल सेंटर और आपके फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये रहा। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब पहली रे पैरेलल गई, पैरेलल जाके फोकस से पास होती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। अब ऐसी तो मिला दी, अब ये ऐसे हो गई, तो क्या होगा, हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद हमें इमेज मिलती है बियॉन्ड C1। तो ये वाले केस जो हो जाता है, ये थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इमेज जो बनी है ये बनी है वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग से नहीं बनी है। तो यहाँ पर इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, देख रहे हो सीधी बनी है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एनलार्ज, बड़ी इमेज बनती है, एनलार्ज्ड इमेज बनती है। और आपकी जो बनती है वो कहाँ बनती है बच्चों, बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1 आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चलिए अब ये सारी इमेजेस हो गई कंप्लीट। कॉन्वेक्स के केस में दो ही इमेजेस हैं, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से गई तो गई, और एक आपका, दो ही इमेजेस बनवा सकते हैं हम कॉन्वेक्स के लेंस के केस में, आप वो एनसीईआरटी से फॉलो कर लेना। ठीक है बच्चे, चलिए तो पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला क्या है। लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला जैसा ही है, बस यहाँ पर प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये है आपका लेंस फॉर्मूला। यहाँ पर आपका जो v है, दिस v इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। आपका जो यहाँ पर ये u है, ये u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो आपका f है, दिस f इज फोकल लेंथ, दिस f इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये है आपका लेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर भी साइन कन्वेंशंस यूज होंगी इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस के केस में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में। तो अगर यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन लगाने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात करूं, साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, u है, v है, f है। तो इसके केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या होगा बच्चों, u हमेशा नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात कर रही हूं मैं कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ। कॉन्वेक्स लेंस के केस में u हमेशा नेगेटिव। और अगर कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव के केस में भी क्या होता है, u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, v की बात करूं यहाँ पर, तो आप देख रहे हो यहाँ पर इमेजेस, ये सारे v, इधर देखो राइट साइड पे, 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 एक इसको छोड़ के सारी की सारी इमेजेस राइट साइड पे बनी है। तो यहाँ पर जो आपका v है वो क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है। और कॉनकेव के केस में सारे के सारे v क्या हो जाते हैं बच्चों, नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, लेकिन सिक्स्थ केस में, सिक्स्थ वाले केस में ये नेगेटिव होता है, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर ही ये बना हुआ है। ठीक है ना। अब अगर फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ फोकस से डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर फोकल लेंथ देखो कि ऑब्जेक्ट से यहाँ पर फोकस की दूरी कितनी है, यहाँ पर जो ये दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से, ये क्या है बच्चों, नेगेटिव है।
ठीक है, लेकिन हमारी इमेज कौन से वाले फोकस को फॉलो कर रही है, यहाँ पर ये यहां से क्रॉस होके जा रही है, तो हमें फोकल लेंथ इधर वाली लेनी है। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी वो होगी ये, यहां से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस ये, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, और यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी बच्चे, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, क्योंकि सब कुछ लेफ्ट साइड में ही बनेगी इमेज, तो वहां पर वही मानी जाएगी। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका कंप्लीट साइन कन्वेंशन, इसको यूज करके आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। और अगर अब मैं पावर की बात करूं, तो पावर जो है, पावर ऑफ लेंस को कैसे निकालते हैं, इट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि P इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पर ये निकल के आ जाती है आपकी पावर, और पावर की ऐसा यूनिट होती है बच्चों डायोप्टर, पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक, पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर, जिसको आप कैपिटल D से डिनोट करते हो, ठीक है। तो अगर मैं 1 डायोप्टर की बात करूं कि 1 डायोप्टर किस बराबर होता है, किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर देखो फोकल लेंथ की यहाँ पर ऐसा यूनिट लेते हैं हम मीटर, ठीक है, लेंथ है इसकी ऐसा यूनिट है यहाँ पर मीटर। तो अगर मैं देखूं तो पावर क्या है, मीटर इनवर्स, तो 1 डायोप्टर क्या होगा, 1 मीटर इनवर्स, तो 1 डायोप्टर किसके बराबर हो जाता है, 1 मीटर इनवर्स के बराबर हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं मैग्निफिकेशन का। अगर यहाँ मैं निकालने लगूं मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम वही होगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस जैसे ऊपर था। यहाँ पर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू होगी v/u, यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। वहां पर ऊपर फॉर्मूले में प्लस था, यहाँ पर इस फॉर्मूले में माइनस है, वहां इस फॉर्मूले में माइनस था, वहां उस फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये, और अगर मैं हाइट के उससे करूं साइज से, तो यहाँ पर होगा HI/HO, यानी कि HI का मतलब ऑब्जेक्ट, वो सॉरी इमेज हाइट, इमेज हाइट, इमेज हाइट, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, इनका रेशो, ओके। और मैंने आपको बताया था ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इस सब को यूज करके आप क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आपसे पावर ऑफ लेंस, अगर आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, 2 लेंसेज दे दिया आपको अलग अलग पावर के, कॉम्बिनेशन की पावर बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कैसे निकालते हैं, एड ऑन करके। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर होता है सम ऑफ ऑल द पावर्स, सम ऑफ ऑल द पावर्स। जैसे कि अगर आपने P टोटल निकालना है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, सबको ऐड करते चले जाओ, तो आपकी पावर निकल जाती है टोटल। अब ये लेंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो पावर जो है वो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव आएगी, और कॉनकेव के केस में नेगेटिव होती है तो पावर यहाँ पर आपकी नेगेटिव सॉरी, हाँ ध्यान रखो बच्चों आप भी अपना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अगर 1 डायोप्टर को डिफाइन करना आएगा तो 1 डायोप्टर कब होगी, व्हेन देयर विल बी 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर, ओके। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक चीज रह गई बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट वैल्यू ऑलमोस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में निकालते हो बच्चों, एयर या वैक्यूम, बेसिकली वैक्यूम होता है बट यहां पर हम एयर यूज करते हैं, वैक्यूम और एयर, एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकाल रहे हो तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि आप बोल सकते हो NM, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, NM रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज विद रिस्पेक्ट टू एयर,
ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, अब आपको पता है यहाँ पर स्पीड की रेशो क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ एयर पहले आएगा, तो यहाँ पर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो भी मीडियम आप कंसीडर करोगे, इन एनी मीडियम। तो यहाँ पर आप किससे डिनोट कर सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम डिनोट करते हैं c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को हम डिनोट करते हैं vm से। तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यही लिख देती हूँ, इसका आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाता है nm इज इक्वल्स टू c बाय vm। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है c और किसी भी मीडियम की स्पीड है m। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एब्सोल्यूट, जब भी आपको एयर या वैक्यूम के साथ कोई दे दे तो ये यूज करना है। यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको स्पीड ऑफ लाइट कई बार निकालने के लिए देता है, तो ये मत लिखाना कि वो फिक्स होती है, जब निकालने को दे तो वैल्यूज पुट करके दिखा देना। एग्जैक्ट 3 नहीं होती, लेकिन हम न्यूमेरिकल में 3 ही यूज करते हैं। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2.7 2.67 इस टाइप से ही आपकी वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच, होपफुली आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा अच्छे से, और अगर फिर भी अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो टॉपिक मैं दोबारा से आपको पढ़ा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।